उपस्थित हुई। भारतीय क्षेत्रों में यदि हम देखें तो हमें दुर्गम निवास स्थान की समस्या हमें देखने के लिए मिलेगी। और जो अनेक विद्वान हैं जिसमें डॉक्टर घुरिये का नाम है, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा भी जिन्होंने इसकी दी। और समाज जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी इन्होंने किए, डॉक्टर GS घुरिये ने। तो उन्होंने भी इसकी बात की है कि जो भारतीय जनजातियां हैं उन जनजातियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया कि उन जनजातियों की समस्याएं जो हिंदू समाज में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं लेकिन एकीकरण की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ चुकी हैं, जैसे कि राजगौंड इत्यादि हैं, वो अपनी पहचान को स्थापित करने में सफल हो गए हैं। और दूसरा वे जनजाति जिनका हिंदुओं से संपर्क हुआ और जिनका आंशिक रूप से हिंदूकरण भी हुआ, जो कि अभी हमें वर्तमान में अपने बीच में भी हमें दिखाई देते हैं। और कुछ जनजातियां ऐसी उनकी समस्याएं जो पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी निवास करती हैं और जिन्होंने परिवर्तन के प्रति जो विरोध है उस विरोध को उन्होंने दर्ज किया। और उन्होंने जो अन्य जो जातियां हैं उन जातियों के प्रति जो अपनी पृथकता की नीति है उस पृथकता की नीति को बना करके रखा। तो दुर्गम निवास स्थान में यदि हम देखें तो सभी जनजातियां पहाड़ी भागों, जंगल और ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं जहां पर सड़कों का अभाव है और जो यातायात एवं संचार के साधन हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, वो इनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इनके साथ में टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी नहीं इनको मिल पाती, आधुनिकीकरण इनका नहीं हो पाता, जिसके कारण देश के साथ ही एकता के सूत्र में बंध पाने में संभव नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही अनेक आर्थिक समस्याएं इनके साथ में हमें देखने के लिए मिलती हैं कि जो नवीन जो सांस्कृतिक जो सरकारी नीतियां बनाई जा रही हैं उसके कारण जो जनजातीय लोग हैं इनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनको ना भरपेट भोजन मिल रहा है, ना वस्त्र मिल पा रहे हैं, ठीक से ना मकान मिल पा रहे हैं और अनेक प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका ये सामना करते हैं। इसके साथ ही स्थानांतरित कृषि से संबंधित जो समस्या है वो हम देखते हैं कि पहले ये जो स्थानांतरित कृषि किया करते थे, एक क्षेत्र में इन्होंने खेती की, उसमें 2-3 साल तक खेती करने के बाद जब भूमि की उर्वरता नष्ट हो गई तो ये खेती के लिए जमीन बदल लेते थे, क्योंकि पहले कृषि के लिए इनके पास भूमि की बहुतायत मात्रा थी। और स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि या झूम खेती भी कहा जाता है। और लेकिन चूंकि इसमें भूमि का बहुत अधिक नुकसान होता था, तो जब नवीन नीतियां बनी तो उसके माध्यम से जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि को बंद कर दिया गया। और चूंकि इनके पास कृषि की जो नई टेक्नोलॉजी से या नवीन आधुनिक तकनीकों से इनके पास कृषि करने की जो ज्ञान था उसका ज्ञान का अभाव था, तो इसके कारण इनको जो कृषि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। और नवीन भूमि व्यवस्था, कृषि भूमि का अभाव इनके बीच में उत्पन्न हुआ। जनजातियों के जो स्वतंत्र अधिकार थे भूमि पर वो खत्म हो गए और सरकार के द्वारा भी समय समय पर इन्हें जो भूमि दी गई वह उनकी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण उनको भी इनसे हड़प लिया गया, और जिसके कारण ये कृषि भूमि पर जो इनका मालिकाना हक था वो मालिकाना हक खत्म हो गया और एक मजदूर के रूप में ही ये केवल कार्य कर करके रह गए। और जब आर्थिक समस्याओं के कारण ही फिर जो ऋणग्रस्तता की समस्या है, वह ऋणग्रस्तता की समस्या इनमें देखने के लिए मिलती है, जिसका बहुत बड़ा कारण सामाजिक इनकी जो रीति रिवाज हैं उसके लिए उनकी आपूर्ति के लिए भी ऋणग्रस्तता, विवाह इत्यादि के लिए जो ऋणग्रस्तता इत्यादि की जो समस्या है वो समस्या इनमें देखने के लिए मिलती है। जंगलों से संबंधित समस्याएं, जैसा कि हम बात कर चुके कि जनजातियों का पहले जंगलों पर पूरा अधिकार हुआ करता था और इन्हीं वस्तुओं को बेच करके या इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अपनी आपूर्ति किया करते थे आवश्यकताओं की, और या फिर अपनी आजीविका चलाते थे। परंतु नई नीति के कारण जो जंगल है उनको काटने से मना कर दिया गया, उसमें इनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई, और जिसके कारण जो जनजाति के जो लोग हैं वो अब ठेकेदारों, साहूकारों, उद्योगपतियों के यहाँ पर जो कम मजदूरी पर ये लोग काम करने के लिए मजबूर हो गए।
और कृषि मजदूरों एवं औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं, जो जनजातीय लोगों की आर्थिक मजबूरी के कारण कृषि में चाय बागान औद्योगिक संस्थानों में इनको श्रमिक कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मजदूरी इनको कम दी जाती थी, जिससे कि ये अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थे। सांस्कृतिक समस्याएं इनके सामने अनेक प्रकार की उपस्थित हुई, चूंकि ये लोग निवास दुर्गम क्षेत्र में निवास करते थे, जिसके कारण इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पाया और वो वर्तमान प्रगति में बहुत अधिक पीछे रह गए। और कुछ जो जनजातियों के लोग थे उनका बाह्य संस्कृतियों से संपर्क अधिक हुआ, जिसके कारण ये भी इनमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि धार्मिक समस्याएं इनके सामने कि इनको जो जनजाति के जो लोग थे इन पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा, ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा और धर्मांतरण इत्यादि के माध्यम से इन्होंने अपनी जो जीवन शैली है उस जीवन शैली को परिवर्तित कर लिया, लेकिन फिर भी जीवन में जो असंतोष, तनाव, विघटन इत्यादि जो थे वो इन्हें उनका सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार की जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं उन सांस्कृतिक समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा। और उसी में ही ये जो भाषा संबंधी समस्या है उस भाषा संबंधी समस्या में इनको जो बाह्य संस्कृति से संपर्क के कारण इनमें दो भाषाएं या बाइलिंगुअलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गई और एक ही जनजाति के लोग अपनी भाषा के अलावा जो दूसरे समूह थे उन समूहों की भी भाषा बोलने लगे और जो इनका जो सांस्कृतिक आदान प्रदान था उसमें भी इनको बाधा देखने के लिए मिली। सांस्कृतिक मूल्यों आदर्शों में गिरावट इनके देखने के लिए मिली, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई। अनुकूलन की समस्या इनके सामने उत्पन्न हुई। जो नए उद्योग धंधे, चाय बागान इत्यादि कार्यों पर जो स्थान होने लगे थे वहां पर आदिवासी चूंकि निवास करते थे और वे नवीन औद्योगिक और नगरीय संस्कृति के संपर्क में आए, जिसके कारण जो नवीनता से ये जो अनुकूलन था उस अनुकूलन की में वे असमर्थ रहे और जो नई सांस्कृतिक जो समस्याएं थी उन समस्याओं ने जन्म लिया। इनमें जो लोक कलाएं जो देखने के लिए मिलती थी उन लोक कलाओं का पतन होने लगा। अपनी संस्कृति का त्याग करने के कारण ये पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे। अंग्रेजी पोशाक, मादक वस्तुओं का प्रयोग और जो सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि के जो सामान थे उनका प्रयोग, अपनी रीति रिवाज, प्रथा इत्यादि का त्याग, ये सभी के कारण जो इनकी जो लोक कलाएं थी उन लोक कलाओं की जो पतन थे वो पतन हमें दिखाई देते हैं। अनेक सामाजिक समस्याएं इनमें हमें होती हुई दिखाई देती हैं, जैसे बाल विवाह की समस्या। जनजातीय लोगों में जो पूर्व में विवाह होते थे वे सामान्यतः युवावस्था में विवाह हुआ करते थे, लेकिन जब ये अन्य समूहों के संपर्क में आए तो इनमें बाल विवाह की जो समस्या है वो देखने के लिए मिली। कन्या मूल्य की समस्या और जो प्रारंभ में जनजातियों में कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था, क्योंकि वहां पर जो मुद्रा है उस मुद्रा का प्रचलन बहुत अधिक नहीं था। लेकिन जब अन्य संस्कृतियों के संपर्क में ये आए, अन्य समाजों के संपर्क में आए, तो जो कन्या मूल्य है वह भी मुद्रा के रूप में नकद की मांग बढ़ने लगी। और इस रूप में मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जो ऋणग्रस्तता है उस ऋणग्रस्तता का एक बहुत बड़ा कारण जो विवाह के समय जो कन्या मूल्य जो चुकाना है उसके रूप में भी हमें देखने के लिए मिलता है। शिक्षा व मनोरंजन के केंद्र, जो शिक्षा के जो केंद्र थे और युवा गृह इत्यादि थे, इनका पतन होता हुआ इनमें दिखाई देता है। युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति, शिक्षा इत्यादि के प्रमुख साधन थे और युवा गृहों को गोटुल भी कहा जाता था। गोटुल तो इनमें जो अविवाहित युवक युवतियों को किस प्रकार का जीवन निर्वाह करना है, किस प्रकार तो उसका एक प्री सोशलाइजेशन उनका किया जाता था, जिसका कि जो नवीन जब ये दूसरे समाजों के संपर्क में आए तो उन समाजों के संपर्क के कारण जो नवीन प्रकार के जो मनोरंजन के साधन थे, नवीन प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली थी उनकी ओर आकर्षित हुए और जिसके कारण उन्होंने जो अपने जो सांस्कृतिक जो इनके शिक्षा के या मनोरंजन के केंद्र थे युवा गृह, उनका पतन होता हुआ इनमें दिखाई दिया। जब जनजातीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर जब इनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, इनके लिए व्यवसाय इत्यादि का इनको लालच दे करके और इनमें वेश्यावृत्ति और जो यौन संबंधी अपराध हैं वो यौन संबंधी अपराधों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण
वेश्यावृत्ति की समस्या उत्पन्न हुई, यौन रोगों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे जाती है। और जो दूसरे जो बाहरी समाज के जो लोग थे उन्होंने इन महिलाओं का बहुत अधिक शोषण किया और अनेक प्रकार के गुप्त रोग भी हमें यहाँ पर इनमें फैलते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनकी देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें वस्त्रों का अभाव। प्रारंभ में जो जनजातीय लोग थे वो बिना किसी वस्त्र के निवास किया करते थे, जो प्रकृति पर इनकी निर्भरता थी और प्राकृतिक जो पत्ते इत्यादि हैं उन्हीं के माध्यम से ये अपने शरीर को छिपाने का कार्य करते थे। आज भी अफ्रीका में, आज भी इंडिया में भी यदि अंडमानी, ओंग इत्यादि जो जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, वहाँ की कुछ जनजातियां अभी भी अपने प्राकृतिक रूप में ही वो लोग अपना जीवन बसर करते हैं। तो जो जनजातीय लोग हैं, ये जनजातीय लोग सभ्य समाज के संपर्क में आने पर शरीर पर कपड़ा पहनने लगे, लेकिन निर्धनता के कारण ये बहुत अधिक कपड़े खरीदने में संभव नहीं था इनके लिए, और गंदे कपड़े होने पर भी उन्हीं को पहनते रहते थे, जिससे चर्म रोग इत्यादि इनमें फैलते हुए दिखाई देते हैं। और चूंकि आधारभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पर है, तो चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव हमें देखने के लिए मिलता है। अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ या जनजातीय लोगों में जो मलेरिया, पीलिया, चेचक रोग, इस तरह के जो यौन संबंधी रोग जो हमें फैलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए जो चिकित्सा सुविधाएं जिस प्रकार की होनी चाहिए, उन चिकित्सा सुविधाओं का वहाँ पर अभाव था। संतुलित भोजन और पेय पदार्थ की कमी, निर्धनता के कारण ये संतुलित प्रकार का भोजन, पौष्टिक भोजन और जो अपनी जो आवश्यकताएं थी भोजन संबंधी, उनको भी पूरा करने में सक्षम नहीं थे। और पेय पदार्थ के रूप में ये लोग महुआ, ताड़, गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रारंभ में तो ये जिसको कि इनकी आपूर्ति हो पाती थी, लेकिन उसके स्थान पर जब ये अंग्रेजी शराब इत्यादि का सेवन करने लगे तो वो इनके लिए और भी अधिक नुकसानदायक हो गया। और संतुलित भोजन इत्यादि के अभाव में इनका जो स्वास्थ्य था वो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। इनकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में भी कमी आई, और इसके कारण अनेक जनजातियां भारत में और विश्व में हमें विलुप्त होती हुई भी दिखाई देती हैं अपनी इन्हीं सब समस्याओं के कारण। तो और शिक्षा संबंधी समस्या हमें इनमें देखने के लिए मिलती है। इनमें शिक्षा का अभाव था, अज्ञानता थी, और जब इनका जो राष्ट्रीय औसत इत्यादि भी यदि शिक्षा का देखा जाए तो वह भी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जो 1991 के आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग मात्र 18% जनजातीय महिलाओं में साक्षरता देखने के लिए मिलती थी। जब इनके लिए कुछ जो संवैधानिक प्रावधान इनके लिए किए गए, कानूनी प्रावधान इत्यादि के माध्यम से इनको जब इनके लिए कुछ प्रयास किए गए, तब जाकर के कोई जो शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर इनका कुछ बेहतर हमें दिखाई देता है। और चूँकि जो आज की जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, वो जीवन निर्वाह करने के लिए निश्चित प्रकार की जो साधन है वो साधन प्रदान नहीं करती। हालांकि शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि वह आपके रोजगार के साधन आपको मुहैया कराए, लेकिन वह आपको इस लायक बनाती है कि आप किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय करके अपनी जो आजीविका है उस आजीविका का भी संचालन कर पाएँ। लेकिन चूँकि शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि जो बहुत अधिक व्यक्ति हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और जो ईसाई मिशनरियाँ थी उस समय उन्होंने भी जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया, जिसका उद्देश्य उनका था कि वो अपना धर्म परिवर्तन करवाएं, और इसके लिए वो इनको केवल प्राथमिक शिक्षा इत्यादि दिया करते थे। तो ये शिक्षित होकर के और फिर जो इनकी जो कृषि इत्यादि से संबंधित कार्य थे उनको भी इन्होंने करना छोड़ दिया, और अन्य किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त करने में ये सक्षम नहीं थे। तो शिक्षा संबंधी समस्याएं इनमें देखने के लिए मिली। राजनीतिक चेतना की समस्या, चूँकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के द्वारा सभी को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए, शासन में हिस्सेदारी दी गई उनको, और पंचायत से लेकर संसद के प्रत्येक क्षेत्र तक जो आम जनता थी उस आम जनता में से ही लोग चुने जाते थे और वे ही लोगों को चुनते थे। तो और जो जनजातियां थी, इन जनजातियों में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था देखने के लिए मिलती थी। तो उनकी जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रदत्त अधिकार थे, नातेदारी था, उनका विशेष महत्व था। और जो नवीन राजनीतिक
जो व्यवस्था थी से ये बहुत अधिक परिचित नहीं थे। हालांकि वर्तमान में इनको इन सब के बारे में जानकारी है, मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति ये लोग सजग हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना जो है वो अभी भी उस लेवल की यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती जिस लेवल की राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। एकीकरण की समस्या इनमें देखने के लिए मिलती है। जो भारतीय जनजातियां हैं इनमें अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्म, संस्कृति इत्यादि के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अन्य देश के जो अन्य लोग हैं इनसे ये पृथक अपने आप को समझते हैं और आज आवश्यकता इस बात की है कि जो जनजातियां हैं उनकी विशिष्ट समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सभी देशवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएं और ये अपने आप को पृथक न समझकर देश की मुख्य धारा से जोड़ें और तभी ये गरीबी, शोषण, अज्ञानता, शिक्षा, बीमारी, बेकारी इत्यादि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटा जा सकता है। जो सीमा प्रांत यानी कि जो बॉर्डर एरिया में जो जनजातियां रहती हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों में निवास करने वाली जनजातियां हैं वो देश के विभिन्न भागों की समस्याओं से कुछ भिन्न हैं। इनमें जिसमें जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जिसमें चीन, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि देशों के साथ जो बॉर्डर हमारे लगते हैं वो हम जानते हैं कि हमारे जो बहुत अधिक अच्छे संबंध हमारे नहीं है, चाहे वो हमारा देश पड़ोसी देश पाकिस्तान है, चाहे वह चीन है और जो अन्य देश हैं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भी समय समय पर जो अन्य जो देश हैं उन देशों के संपर्क के कारण अनेक बार अपने जो संबंध हैं वो संबंधों के दायरे हमारे बदलते रहते हैं उनके साथ भी। तो इन बॉर्डर एरियाज में जो जनजातियों के लोग निवास करते हैं वो अलग ही प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। चीन इत्यादि के द्वारा इनमें विद्रोह की भावना को भड़काया जाता है, इन्हें जो वेपन इत्यादि हैं, अस्त्र शस्त्र हैं उसकी वो इनको मुहैया करा दिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो विद्रोह इत्यादि हैं उनकी समस्या हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऐसे एरियाज में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे संघर्ष हुए हैं और एक बहुत बड़ी समस्या आज की हमारी है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनजातियां हैं उनको उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। दूसरे देशों के जो लोग हैं उनके भड़काने के कारण ये लोग स्वायत्तता की मांग करते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि समाधान किया जाना आवश्यक है। तो ये सामाजिक